बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक से एशिया कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान बिल आखिर गिरते पड़ते फाइनल तक रसाई हो गई है पाकिस्तान की। आफ्टर 41 ईयर्स, एक 41 साल का एक लंबा गैप, लंबा इंतजार। 41 साल के बाद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एशिया कप का फाइनल मार्का होने जा रहा है। और बड़े हैरानकुन तौर पर यह बात जब अब सबको पता चल रही है कि 41 सालों में जितने भी आज तक जितने भी एशिया कप के फाइनल हुए, या तो भारत फाइनल में जाता था या फिर पाकिस्तान जाता था। ये दोनों एक साथ कभी भी फाइनल में नहीं जा सके। पाकिस्तान अपना 5वां फाइनल खेलेगा जनाब एशिया कप के हवाले से, क्योंकि कल पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दे दिया। स्टार्ट में ऐसा लगा कि शायद पाकिस्तान से फिर से गलत उम्मीदें लगा ली गई हैं। जिस तरह से विकेट्स गिरने का सिलसिला जारी था, टॉस बांग्लादेश ने जीता। टॉस जीतकर उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ 135 रन विद लॉस ऑफ 8 विकेट्स, 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 135 रन बनाए। अगर बात की जाए विकेट्स की, तो 4 रन पर पहली विकेट गिर गई, 5 पर दूसरी गिर गई, 29 पर तीसरी गिर गई, 33 पर चौथी और 49 रन पर हम 50 के अंदर अंदर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। यहां पर बहुत से लोग दिल बर्दाश्त होकर टीवी स्क्रीन बंद करके चले गए, लेकिन फिर पांसा पलटा। एंड पर आकर मिडिल ऑर्डर और टेल एंडर्स ने एक अच्छी बारी लगाई और 135 रन जो है वो स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब हो गए। और उसके बाद क्रेडिट गोज टू आवर बॉलर्स। क्या कमाल की बॉलिंग, क्या कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल। सलमान अली आगा को बहुत ज्यादा क्रेडिट दिया जा रहा है कि जिस तरह की कप्तानी सलमान अली आगा ने कल के मैच में की है, क्रेडिट गोज टू हिम। ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ऑल्दो उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन कप्तानी में उनके स्किल्स जो है वो चल गए। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से अगर देखा जाए तो 124 पर उनके 9 खिलाड़ी आउट हो गए और उनके लिए खासी मुश्किल हुई। दूसरी खबर यह है कि जनाब सूर्य कुमार यादव, जो कि भारतीय कैप्टन है भारतीय क्रिकेट टीम के, उनको नोटिस हो गया। आईसीसी और बीसीसीआई पूरी कोशिश कर रहा है कि कम से कम सजा दी जाए, जो कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगेंस्ट पाकिस्तान कुछ सियासी जुमलेबाजी की थी और इनको पहलगाम और ये ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा था। उस पर उनकी काफ़ी ज़्यादा सरजनिश हुई है और आईसीसी ने उनको बैन करने का फैसला किया। इस पर आगे फर्दर क्या अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। प्लस हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की भी आज पेशी थी आईसीसी में, उनको भी तलब किया गया था। इन्होंने तो जनाब इनकार कर दिया कि भाई, एक ने कहा कि हमारा सेलिब्रेशन का अंदाज ही है, हमारी जद्दी पुश्ती इस तरह से सेलिब्रेट करती है, हमारा तो ट्रेडिशन है ये। और हारिस रऊफ ने जनाब कुछ और कह दिया। वो क्या मामला है उस पर भी हमने बात करनी है। बहरहाल इस सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद, वेलकम टू द शो। अहमद सईद के शो से कल के मैच से आ जाते हैं हम। डेफिनेटली पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेमीफाइनल था, डू और डाई फॉर बोथ टीम्स और पाकिस्तान जो है ये मैच जीतने में कामयाब हो गया। 41 साल के बाद, एक 41 साल का तवील इंतजार, पाकिस्तान वर्सेस भारत जो है वो फाइनल होने जा रहा है और ब्रॉडकास्टर की चांदी होने वाली है। व्हाट यू से? देखिए, सबसे पहले तो यकीनन खुशी की बात है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा है और ज़ाहिर है कि फ़ाइनल की वाइब भी डिफरेंट होती है। फ़ाइनल मुख्तलिफ दिन होता है, मुख्तलिफ उसका माहौल होता है, मुख्तलिफ पिच होती है। और जब आप किसी भी इवेंट का फ़ाइनल खेल रहे होते हैं तो उसमें फिर ये चीज़ नहीं देखी जाती कि पहले क्या हुआ, माजी में क्या हुआ। वो एक नया दिन है और इसमें ज़ाहिर है कि एक नया जोश और नया जज्बा भी ऐड होता है। फ़ाइनल खेलने की खुशी होती है ज़ाहिर है। तो 41 साल बाद बिलाखिर पाकिस्तान और भारत की टीमें जो है वो एशिया कप के फाइनल में पहुंच गई हैं। और ये बड़ी अजीब सी बात भी लगती है वैसे कि एशिया कप का फाइनल है जिसमें ये 3-4 टीमें ही खेलती हैं। ज़ाहिर है बड़ी टीमें तो 3 थी पहले, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया की टीम थी, फिर बांग्लादेश ने अपने आप को मनवाया। तो इस बार क्योंकि टूर्नामेंट 8 टीमों का था, लेकिन बहरहाल टीमें तो ये 3-4 हैं। इनमें से भी पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल में ना पहुंचना ये बड़ी मतलब गैर मामूली बात है कि 41 साल हो गए हैं, 18 एडिशन हो गए हैं एशिया कप के। चलें, फाइनली पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो है वो फाइनल में पहुंच चुकी हैं और एक ऐसे वक्त में पहुंची हैं कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट शायद अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। और पाकिस्तान ने गो के बांग्लादेश को हरा दिया है, लेकिन हम इसको एक कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं कह सकते। हम इसको जिस तरह से अथॉरिटी के साथ जीतना होता है फाइनल खेलने वाली टीमों को, उस तरह से हम नहीं इसको कंसिडर कर सकते। लेकिन एक बात इसमें और भी है, आप भी मतलब काफ़ी अर्सा हो गया पाकिस्तानी क्रिकेट को देखते हुए, यकीन आपको 10-15 साल हो गए होंगे। हम भी कुछ 2000 से तो पाकिस्तानी क्रिकेट देख रहे हैं, 20-22 साल से हम भी पाकिस्तान की टीम हमेशा ऐसे जीती है। पाकिस्तान की टीम जिस भी अपोजिशन के अगेंस्ट जाए, जिस भी टूर्नामेंट में जाए, जिन भी कंडीशन में खेल रही हो, पाकिस्तान की टीम का अपना एक टेम्पलेट है और वो यही टेम्पलेट है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जाती है, जिसका फाइनल और सेमीफाइनल हमें लगता है कि बहुत कन्विंसिंगली हम जीते थे, उसके भी अगर आप ग्रुप स्टेज के मैचेस उठा के देख लें तो पहले मैच में क्या हासिल किया था इंडिया ने, 140 रन से हराया था इंडिया ने। उसके बाद दूसरा मैच हम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेले, वो उस मैच में बारिश हो गई जिसकी वजह से हम डकवर्थ मैच के ऊपर वो मैच जीत गए। और तीसरा मैच श्रीलंका से था, अगर उस मैच में वो 2 कैचेस पकड़ ले जाते जो सरफराज अहमद के ड्रॉप हुए थे तो शायद पाकिस्तान ना पहुंच पाता। 92 का वर्ल्ड कप जिसको
पाकिस्तान की हिस्ट्री का शायद पिनिकल कहना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट ने सबसे बड़ा जो अब तक मार्का सर अंजाम दिया है वो 92 का वर्ल्ड कप है। उसमें भी आप सुनते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो बैग पैक करके बैठे हुए थे, टिकटें बुक हो गई थी वापस जाने के लिए। वहां से एक ऐसा टर्न अराउंड हुआ, एक मैच में बारिश हो गई, एक मैच में हमारी टीम 73 पर बुक हो गई थी, तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था, तो हम जो है वो सेमीफाइनल के सेमीफाइनल और फाइनल फिर हमने कन्विंसिंगली जीते। तो पाकिस्तान की तारीख ही है, पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही खेलता है, पाकिस्तान को ऐसे ही जीतने की आदत है। और आगा ने कहा भी है कि हम स्पेशल टीम, अगर हम 135 डिफेंड कर सकते हैं ऐसे सरफेस पे तो हम कुछ भी कर सकते हैं डेफिनेटली। और मतलब मैं कहना असल में ये चाह रहा हूँ कि जो हमारी फैन बेस है पाकिस्तान की, जो क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की टीम इस फाइनल में कामयाबी हासिल करे। लेकिन इस फाइनल में जाते हुए भी और इस फाइनल को जीतने के बाद भी इंशाल्लाह हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी क्रिकेट ठीक हो गई है या हमारी क्रिकेट के अंदर कोई मसाइल जो है वो नहीं है। इस बात का इदराक पाकिस्तान के कप्तान को भी है, पाकिस्तान के कोच को भी है, पीसीबी के मैनेजमेंट को भी है। लेकिन अब चूंकि हम फाइनल में पहुंच गए हैं, हमने फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है, हम फाइनल में अपनी टीम को बैक करने के लिए तैयार हैं। हम इन तमाम खामियों के जिनका तज़किरा यकीन हम करेंगे, हमारा काम एनालिसिस करना है क्रिकेट का, उसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि हमें इस फाइनल मैच में जो परसों खेला जाना है पाकिस्तान और भारत दरमियान, हम पर उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को शिकस्त देगी। हम पर उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम अपने से एक ऐसी टीम के अगेंस्ट जो ऑन पेपर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नजर आती है, जो बहुत ज़्यादा मैच्योर क्रिकेट खेल रही है हमारे ब्रांड ऑफ क्रिकेट के मुकाबले में, हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान की टीम इतवार को जाएगी नए जोश के साथ, नए जज्बे के साथ, एक नई बॉडी लैंग्वेज के साथ। जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज कल पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने दिखाई है, उसका ही इंप्रेशन लेकर वो उसके अंदर जाएंगे और हम फाइनल मैच जीतने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह इसको जीतने में कामयाब भी हो जाएंगे। अच्छा, कल अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए, साहिबजादा फरहान नाकाम रहे, वो सिर्फ 4 रन की इनिंग्स, फ़खर जमान जो है सिर्फ 13 रन की इनिंग्स, साइम अयूब एक मरतबा फिर 0, और ये सारे रिकॉर्ड साइम अयूब तोड़ते जा रहे हैं। सिर्फ एक उमर अकमल का रिकॉर्ड रह गया है, शायद उनके 11 डक्स हैं और इसके अभी शायद 10 हैं, तो ये एक रिकॉर्ड रह गया, बाकी सारा। आखिर साइम अयूब का मसला क्या नजर आया इस ओवरऑल, क्योंकि ये पहले 2-0, उसके बाद 1 या 2 रन, फिर 21 रन, फिर आगे 6 मैचेस में 4-0 या 2 में खाता खोलने में कामयाब हुए। सब बहुत बड़ा सवालिया निशान है साइम अयूब, और वो खुद भी डेफिनेटली अंडर प्रेशर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो लिवरेज ले रहे हैं अपनी बॉलिंग से। देखिए, उमर अकमल की जहाँ तक आपने बात किया तो इसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि उमर अकमल ने जिन अपोजिशन के अगेंस्ट खेलते थे, साइम तो ओमान की टीम के अगेंस्ट भी रन नहीं कर पाए। साइम तो मतलब ये जो हम इससे पहले अफगानिस्तान और यूएई की सीरीज़ खेले हैं, इन टीमों के अगेंस्ट भी साइम रन नहीं कर पाए हैं। उमर अकमल तो बेचारे का जो मतलब मुझे अब तक याद है कि उनका कमबैक हुआ था, श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई हुई थे, उमर अकमल 3 मैचों में बगैर रन बनाए आउट हो गए थे, लेकिन उनकी अपोजिशन थोड़ी बेहतर थी। पाकिस्तान का जो हालिया रिकॉर्ड है वो हमें ये बताता है कि जो हमने 15 मैचेस विन किए हैं सलमान अली आगा की कप्तानी में, उनमें से ही 5 हमने बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले हैं। तो हम तो इन टीमों के अगेंस्ट खेल रहे हैं, उनके खिलाफ भी साइम जो है वो रन नहीं कर पा रहे हैं। और ये मुझे टेक्निक का इशू इस वक्त नजर नहीं आता है, ये को मेंटल इशू है जिसको डिस्कस होने वाला है। और ये आपको बताता है अगेन वही फर्क कि अगर डग आउट में माइक हैसन की जगह पर कोई ऐसा बंदा बैठा होता जिसने खुद क्रिकेट खेली होती, जो खुद इस फेज से गुजरा होता, वो बता पाता कि इस मेंटल बैरियर से किस तरह बाहर आना है। समटाइम्स टेक्निक का मसला नहीं होता, समटाइम्स ये होता है कि आप मेंटली किसी एक जगह के ऊपर स्टक होते हैं, जिसमें से निकलने के लिए आपको मेंटोरशिप चाहिए होती है। ये जो मेंटोर्स रखे जाते हैं, इसे रखे जाते हैं। मेंटोरशिप वही लोग कर सकते हैं जो खुद इस प्रोसेस से गुजरे हों। जैसे जसूरिया के आने के बाद आप श्रीलंका की टीम में तब्दीली देखते हैं, वहाँ से इंडिया की टीम श्रीलंका गई तो श्रीलंका ने उनको भी वहाँ पर शिकस्त दे दी थी, और श्रीलंका एक बेहतर साइड के तौर पर हमें नजर आते हैं जब से सनत जसूरिया उनका डग आउट में आए हैं। तो साइम को यहाँ पर मुझे ये लगता है कि किसी जिस तरह समटाइम्स होता है कि कोई प्लेयर अगर आउट ऑफ फॉर्म हो तो वो मैनेजमेंट के अलावा किसी सीनियर से जाकर बात करता है, किसी से डिस्कस करता है अपने इशू को, तो वो फिर कोई ऐसी बात करता है कि जिस तरह जो चीज़ उसको क्लिक कर जाती है। तो बड़े बड़े इस तरह प्लेयर हैं, जिस तरह कामरान अकमल जो है वो एक ज़माने में आउट ऑफ फॉर्म हुए, उनकी राशिद लतीफ़ से एक मुलाकात हुई, उसमें उनको फील्ड से हट के उनको बात बजाय, इसका ताल्लुक उनकी टेक्निक से नहीं है। तो यहाँ पर साइम को एक्सपोज करना पड़ेगा, जो हमारे सीनियर लोग हमारे साइम को चाहिए कि जरा हमें भी मेंटली तौर पर क्लियर करने के अजमल समझना है, सईद अजमल समझना है, इसमें बड़ी ज्यादा कंफ्यूजन हुई है। मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जरा हमने प्लेइंग 11 डिस्कस करनी कि इंडिया के खिलाफ क्या हुसैन तलत को हम इंडिया के खिलाफ कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि उन्होंने इंडिया के खिलाफ फ्लॉप हुए, फिर बीच में एक मैच खेला और कल के मैच में फिर वो फ्लॉप हुए, सिर्फ 3 रन बनाकर गए। और ऑन दी अदर हैंड हुसैन तलत से कल हमने बॉलिंग भी करवा कर नहीं देखी। एक ब्रेक लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। बात हो रही है एशिया कप 2025 के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सेमीफाइनल कल रात खेला गया, जो पाकिस्तान ने फतह हासिल करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां पर 28 सितंबर को भारत के साथ पाकिस्तान का मुकाबला होगा। परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे हम, साइम अयूब 0 पर। अच्छा, हुसैन तलत, अहमद सईद साहब, हुसैन तलत इंडिया वाला मैच खिलाया, प्रेशर मैच था, प्रेशर गेम था, उस पर नाकाम, डिलीवर नहीं कर पाए। दूसरे मैच में आए, उनसे बैटिंग भी करवाई, उन्होंने परफॉर्म किया, बॉलिंग भी करवाई, उन्होंने वहां पर भी परफॉर्म किया। लेकिन कल रात वाले मैच में बैटिंग तो आई, उस पर 3 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन बॉलिंग में उनको टेस्ट नहीं किया गया। आखिर टीम कॉम्बिनेशन बनाना क्या चाह रही, यही तो मौका था कि इस पे चेक कर लिया जाए, दोनों सूरतों में पता चल जाए कि हमने तलत के साथ जाना है या नहीं जाना। देखिए, मैं इसके पहले भी हमने इसके ऊपर बात की है कि दुबई में जो मैचेस हो रहे हैं उनमें हसन नवाज सूट करते हैं हुसैन तलत की बजाय, इसलिए कि हसन नवाज जो है वो सामने की तरफ खेलने में ज़्यादा महारत रखते हैं। और मैचअप्स की भी अगर बात करें और कंडीशंस के मुताबिक प्लेयर खिलाने की बात करें तो भी मेरा ख्याल है कि हुसैन नवाज की टीम में जगह बनती है। लेकिन अब जिस पोजीशन के ऊपर टीम आ गई है और जिस तरह से उन्हें अपनी कॉम्बिनेशन एक बना ली है, एक 11 उनका समझ आना शुरू हो गई है, तो उसमें जो है वो शायद हुसैन तलत का इंक्लूजन ही हमें नज़र आएगी फाइनल में, जिसका इंडिया कल कोच साहब ने दिया भी है, माइक हैसन ने। उन्होंने उनकी उन 2 विकेटों को भी हवाला दिया है जो उन्होंने हुसैन तलत ने हासिल की हैं। और माइक हैसन उन प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कर लेते हों, ऑलराउंडर्स को ज़्यादा वो अपनी टीम में रखने को तरजीह देते हैं। तो हुसैन तलत ही अब मुझे लगता है कि फाइनल में कंटिन्यू करेंगे। होना तो चाहिए, हुसैन नवाज को इस टीम का हिस्सा होना चाहिए जब आप उनको लेकर आए थे, और वो सबसे ज़्यादा उनका स्ट्राइक रेट भी है, और अगर वो एक अच्छी बात लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वो मैच का पासा पलटने की सलाहियत रखते हैं, खासतौर पर जिस तरह वो चेज करते हैं एक मेथड के थ्रू। जिस अच्छा, कल हमने अपनी बैटिंग में सब फील किया कि हमें डेप्थ में थोड़ी सी एक और बैटर की ज़रूरत है, तो हसन नवाज वहाँ पर फिट इन हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हुसैन से भी जान नहीं छुड़ाना चाह रहे, हुसैन तलत को भी रखना चाह रहे हैं, हसन की इस तरह से जगह नहीं बनती। या तो ऊपर साइम अयूब को रेस्ट करवा दिया जाए, जो कि अब हो जाना चाहिए। 6 इनिंग्स हो गई हैं, इट्स मोर देन इनफ। लाइक अब और उनको कितने चांसेस देने, या फिर ये समझा जा रहा है कि जहां पर थ्रू आउट दी टूर्नामेंट उनको साथ कैरी किया है, अब फाइनल में भी कर लिया जाए। देखिए, अब कितनी डेप्थ आप चाहते हैं। मेरा ख्याल है कल 10वें नंबर पर बैटिंग करने आए हैं फहीम अशरफ और 9वें नंबर पर बैटिंग करने आए हैं मोहम्मद नवाज। अच्छा, तो इसी डेप्थ के लिए ही तो माइक हैसन ने इतने ज़्यादा ऑलराउंडर रखे हुए हैं कि 8वें 9वें नंबर तक जो है वो हमारे बैट्समैन होने चाहिए। वो लोग जिनको थोड़ा बहुत खेलना आता हो उनको ये ऑलराउंडर कंसिडर किया जाता है। तो हसन नवाज को टीम में रखने के लिए ज़ाहिर है आप किसी न किसी को ड्रॉप करना पड़ेगा, और ड्रॉप करने के लिए हुसैन तलत ही, क्योंकि वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बनती है, उस पोजीशन के ऊपर आकर खेलते भी हैं। लेकिन अगर हुसैन तलत को निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ये वल्नरेबिलिटी भी है कि वो जो स्टेबिलिटी का एक फैक्टर होता है उसको फराहम करने के लिए सलमान अली आगा को टीम में रखा तो हुआ, लेकिन वो चूंकि आउट ऑफ फॉर्म है, वो उस तरह से रन भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो एक एंड जिसको संभालना होता है वो भी संभालने में कामयाब नहीं हो रहे हैं, विकेट भी दे रहे हैं और रन भी नहीं बना पा रहे हैं। तो इसलिए भी शायद थोड़े से रिलक्टेंट हैं वो हुसैन तलत को ड्रॉप करने में। और जहां तक तब्दीली का ताल्लुक है तो अब मुझे ऐसा कोई दिखाई देता नहीं है कि फाइनल से पहले पाकिस्तान की टीम को इस तरह की तब्दीली करेगी। यही सेम 11 मुझे लगता है कि फाइनल में जाएगी। चलें जी, बैटिंग पे तो हमने डिसाइड कर लिया, बॉलिंग की अगर बात कर ली जाए, शाहीन शाह अफरीदी ने कल बहुत ज़्यादा उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसमें बेहतरी दिखाई हमें दी। कल उन्होंने 4 ओवर्स करवाए, 17 रन दिए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया, और एक मरतबा फिर ये 22nd टाइम ऐसा हो गया कि शाहीन अफरीदी ने पहले ही ओवर में आउट किया। और कल हमने फिर देखा 3 उन्होंने आउट किए, हारिस रऊफ ने 3 आउट किए, उसके बाद 2 आउट किए साइम अयूब ने, और 1 विकेट हिस्से में आई है मोहम्मद नवाज के। अबरार 3 23 फॉर नन और फहीम अशरफ 2 18 फॉर नन। तो बॉलिंग भी खासी इंप्रूव हमें दिखाई दी। और ये आपको मजे की बात बताऊं, एक मैं इंडियन एक्स क्रिकेटर्स जो कि यूजुअली अगेंस्ट पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेके चलते हैं, लेकिन कल उन्होंने भी ट्वीट किया कि पाकिस्तान ने बॉलिंग डिपार्टमेंट में खासी इंप्रूवमेंट हासिल किया। देखिए, बिल्कुल शाहीन का जहां तक ताल्लुक है तो मुझे शाहीन का जो एटीट्यूड नजर आया है पिछले 2 मैचेस के अंदर वो बहुत पॉजिटिव नजर आया है, और जो बॉलिंग में इंटेंट की बात होती है वो मुझे उनके अंदर देखने में नजर आई है। खुशाइन बात यह है कि शाहीन लेंथ हिट करना शुरू हो गए हैं, बहुत ज्यादा फुटर लेंथ के ऊपर वो अब नहीं जा रहे हैं, लेंथ बॉल जो है वो करना शुरू हो गए हैं, और कल यही हमें लगा है। और उन्होंने कल 143 के साथ साथ एक आध बॉल 146 का भी किया है। तो शाहीन का जो रिदम था, जो उनकी इंजरी के बाद हम जिसके ऊपर बात करते थे कि वो एक मुकम्मल रिहैब के बाद वापस नहीं आए हैं, जिसकी वजह से वो रिदम जो है उनको हासिल नहीं हो रहा है, तो शाहीन के एक्शन में थोड़ी सी तब्दीली यकीन नहीं है, लेकिन इस एक्शन के साथ अब उनको वो रिदम मिलना शुरू हो गया है कि जिसके लिए शाहीन अफरीदी जाने और पहचाने जाते थे। और गुज़श्ता दोनों मैचों में श्रीलंका के खिलाफ भी और बांग्लादेश के खिलाफ भी, लेकिन जब आप पहले ओवर में विकेट दिलवा देते हैं ना, तो फिर जाहिर है आप एक एडवांटेज तो देते हैं ना टीम को, जिस पर आपकी टीम बिल्ड कर सकती है। और कल तो इसकी जरूरत इसलिए भी थी कि एक लो टोटल हम डिफेंड कर रहे थे, तो वहां पर विकेट्स लेने ही जाना था, विकेट्स ही चाहिए थी वहां पर, और विकेट्स ही प्रेशर में
ला सकती थी बांग्लादेश के बैटर्स को, और यही हमें देखने को मिला है। तो शाहीन का जो एटीट्यूड है फाइनल से पहले वो बहुत ज्यादा खुशाइन बात है पाकिस्तान की। यही उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी वो बहुत ज्यादा मतलब उस मोड में नजर आए कि उनके अंदर कुछ करने की अर्ज है, कुछ करने की तमन्ना वो रखते हैं। और जो ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज हो रही हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने भी कोई ना कोई फ्यूल ऐड किया है। और अगर हम पार्टनरशिप की बात करें शाहीन और हारिस रऊफ की बॉलिंग के अंदर, तो जब जब शाहीन अच्छा करते हैं उस वक्त हमें ये नजर आता है कि हारिस रऊफ भी अमूमन अच्छी बॉलिंग करते हैं। वैसे हारिस रऊफ हमेशा ही अपना 100% देते हैं, उनको मार पड़ भी रही हो तब भी ऐसा नहीं लगता कि वो कोई लूज बॉलिंग कर रहे हैं या उनके एटीट्यूड में कोई कमी आ रही है, या वो जिसे कहते हैं कि जीतने की तमन्ना जो होना प्लेयर के अंदर वो आखिर दम तक उनके अंदर मौजूद रहती है। तो ये बहुत पॉजिटिव साइंस है फाइनल में जाने से पहले पाकिस्तान की टीम के लिए। और इसमें एक और बात भी ये सुन लीजिए कि ये भी अच्छा हुआ है कि आखिरकार इन्हें समझ आ गई है कि नया बॉल साइम अयूब से नहीं करवाना है, क्योंकि साइम अयूब ये बांग्लादेश और ओमान और हांगकांग जैसी टीमों के खिलाफ तो विकेट ले लेते हैं, लेकिन जो प्रॉपर टीम होती है, जो स्पेशलिस्ट खेलने के आदी होते हैं, वो नहीं इस तरह के बॉलर्स को खातिर में लाते होते हैं। तो नया बॉल अब जिस तरह की कंडीशन बन रही है दुबई के अंदर, उसमें फास्ट बॉलर को ही करना चाहिए। और खास तौर पर जब आपके फास्ट बॉलर फॉर्म में आ गए हैं, रिदम में आ गए हैं, तो किसी किस्म का एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कुकरी, जरा आपको क्या लगता है, वैसे तो उनके कोच ने भी ये बात की, वजह बताई है बांग्लादेश की रीजन जो हारने की आपके नजदीक विद द बैट और विद द बॉल दोनों अगर बात कर ली जाए, क्या आपको रीजन पता चली? देन फिर हम कंट्रोवर्सीज की तरफ चलते हैं, वो बहुत जरूरी है, उस पर बात करें। देखिए बैटिंग तो कल दोनों टीमों की हमें फ्लॉप नजर आई ना, और आप अगर कमेंट्री को सुने, पहले ओवर में जो कमेंट्री हो रही थी वहां पर वक़ार यूनुस साहब ने ये बताया कि ये ऐसी पिच है कि जिसके ऊपर आप अगर इशू को फोर्स करेंगे, आप ऑन साइड के बॉल को घुमा के किसी और तरफ मारने की कोशिश करेंगे, कोई रैम शॉट मारने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ रन नहीं होगा, स्लॉगिंग नहीं होगी। यहाँ पे यहाँ प्रॉपर क्रिकेट खेलते जाएं, जिस तरह बैक फुट पे जाके पहला पंच किया उन्होंने साहबजादा फरहान ने, इसका मतलब यह है कि ये एक ट्रू पिच था जहां पर आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी थी। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही टीमों के अंदर से हमें ये एलिमेंट गायब होता हुआ नजर आया और दोनों टीमें जो है वो अपनी विकेटें गंवाती गई। अगर वहां पिच के ऊपर स्टे करते, 10 ओवर में 50-60 भी होता, विकेट ना गई होती, तो आखिर में रन बन जाते। और हमेशा ही ये मेथड होता है, आपको पिच के अगेंस्ट खेलना होता है। प्रॉब्लम ये है कि पिच के मुताबिक खेलना होता है आपको। मसला यह है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को, कोचिंग स्टाफ को तो खैर नहीं अंदाजा होता, प्लेयर्स को भी पिच के ऊपर खेल के भी, वक्त गुजार के भी अभी अंदाजा नहीं हो रहा कि पिच कैसा बिहेव कर रहा है। इस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि प्लेयर को ये अंदाजा नहीं हो रहा कि प्लेयर स्पिनर के हाथ से जो बॉल रिलीज हो रहा है वो रीड नहीं हो रहा। इसी तरह एक बेसिक खराबी ये पैदा हो रही है कि पिच के ऊपर वक्त गुजारने के बाद भी अंदाजा नहीं हो रहा कि पिच किस तरह से खेल रही है। तो कल प्रॉपर क्रिकेट खेलनी थी। इस मैच की जो कमेंट्री हुई है कल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो पूरी टीम है हमारी पाकिस्तान की, इस मैच की जरा कमेंट्री जाकर सुने कि कमेंटेटर जो बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो उस पिच को एनालाइज कर रहे हैं, वो बताती है कि दुबई की पिच किस तरह बिहेव करेगी। यहां पर प्रॉपर क्रिकेट खेलने से ही रन बनेंगे। मेरल, आगे बढ़ते हैं जी। अब जरा कंट्रोवर्सीज पर बात करी जाए। जो पीसीबी ने इंडिया के खिलाफ आईसीसी में दरख्वास्त दी थी, बीसीसीआई ने पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी में दरख्वास्त दी थी, दोनों का फैसला जो है गालिबन सूर्या कुमार यादव वाला अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। उसमें इंडियन पूरी कोशिश कर रहे हैं, बीसीसीआई बोर्ड जो है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड, वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इनको कम से कम सजा होनी चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया टुडे, ये एक न्यूज़पेपर है, उसने ये खबर दी है कि साहबजादा फरहान को वार्निंग दी गई है और हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जो है ना, 30% जुर्माना आयद कर दिया गया है। उस सेलिब्रेशन पर या फिर उन जेस्चर्स पर जो वो बाउंड्री लाइन पर दे रहे थे या फिर विकेट पर आकर जिस तरह से कर रहे थे, उस पर 30% है। साहबजादा फरहान को वार्निंग दे दी गई है और सूर्य कुमार यादव के लिए बीसीसीआई पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका मामला ज्यादा संगीन है। उस पर उनको हो सकता है कि 2 मैचेस का बैन लग जाए, कोई पेनल्टी मजीद हैवी वाली पड़ जाए। लेकिन भारत कोशिश एमएसए सब कर रहा है कि जनाब इसको कम से कम जो ना फाइन अगर होता है कम से कम हो, वैसे तो मामला ऐसी रफा दफा हो जाए। देखिए ये एंटी डिस्क्रिमिनेशन कोड है आईसीसी का, 2.1 और 2.1.1 के जुमरे में ये बातें सारी आती हैं। इसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो सूर्य कुमार यादव की जहाँ तक तफसीलात हैं, उनको कल आईसीसी ने बुलाया अपने हेडक्वार्टर में, वहाँ उनकी पेशी हुई है। उनके साथ जितने भी जो टीम बनी हुई थी उन्होंने पूरी तहकीकात की हैं और पूरी बात उनके साथ की है। आज पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी जो है आईसीसी ने सुना है, उनकी हेयरिंग की है और मतलब जो अंदर की बातें हम तक पहुंची हैं वो तो ये बताती हैं कि दोनों प्लेयर्स जो है वो, उनके जवाबात से ये लग रहा था कि बिल्कुल जिस तरह से आप तैयारी करके पेपर में अपेयर होते हैं, वो दोनों खिलाड़ी जो है वाज़े उन्होंने जवाबात दिए। साहबजादा फरहान ने ये कहा कि जो सेलिब्रेशन मैंने की है हमारे इलाके में, इस तरह की सेलिब्रेशन जो है वो मामूल की बात है, क्योंकि हम ज़ाहिर पठान है, हमारे तो खुशी हो गमी हो, हमारे पास तो मनाने का जो है तरीका वो यही है। तो हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। मैंने 50 किया, मैं खुश हुआ, तो उस खुशी की हालत में जाहिर है कि मैंने वो एक जेस्चर दिया जो हमारे यहाँ बिल्कुल मामूल है, नॉर्मल है। हारिस रऊफ का जवाब जो है वो ज़्यादा दिलचस्प था।
उन्होंने कहा कि जब प्लेयर छक्का मारता है तो जाहिर है उसके ऊपर 6 रन का इशारा किया जाता है, और जब प्लेयर बगैर कोई रन बनाए आउट होता है तो उसके ऊपर 0 का इशारा किया जाता है। तो मैंने ये 2 इशारे किए हैं, इसके अलावा अगर इसकी कोई और तशरीह बनती है, कोई तफसील बनती है तो वो बीसीसीआई बता दे कि उन्होंने इसका क्या मतलब लिया है। इस पर फिलहाल अभी खामोशी है दूसरे कैंप से, वो ये नहीं बता रहे कि इस बात का मतलब क्या है। वो शायद बताना भी नहीं चाहेंगे। बहरहाल आगे आने वाले शो में आ चुके इंडिया वर्सेस श्रीलंका एक रबर स्टैम्प की तरह एक मैच है, वो मैच होना है। तो मैं इस कंट्रोवर्सी को मजीद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सूर्या वाला मामला भी कल तक क्लियर हो जाएगा, देन फिर हम कंपैरिजन कर सकेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह से ट्रीट किया गया और इंडिया को किस तरह से ट्रीट किया गया। आज के शो से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।